अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आज जिस हम मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे वो है रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, बदला और माफी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बदला या रद्द अमल, ये क्या हमारी इंस्टिंक्ट में है, या ये हमारा एक किस्म का, अगर कोई हम गलत होता देखते हैं तो हमारी तरफ से एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, या हमारी ये प्राइड और ईगो का मसला होता है जिसको हमने किसी ना किसी हद तक कैटर करना होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिवेंज? जी, ये बहुत अच्छा आपने उसको सम अप कर दिया है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। बेसिकली इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी बेसिकली ये जिधर से एमिनेट कर रहा है वो हमारे अंदर कुछ इमोशंस पैदा हो रही हैं। और वो इमोशंस जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो एंगर की भी हो सकती है, वो फीलिंग ऑफ हर्ट भी हो सकती है, वो फीलिंग ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड भी हो सकती है, वो एक फियर भी हो सकता है कि अगर मैंने अभी रिटेलिएट ना किया या मैंने इसको ठीक ना किया तो ये मेरे साथ दोबारा हो जाएगा। वो एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट भी हो सकती है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है बहुत ज़्यादा। और एक पब्लिक शेम का एस्पेक्ट भी हो सकता है। यानी ये दे कैन बी मैनी सिचुएशंस। मिसाल के तौर पर आप बदला सोचिए ना कितनी चीज़ों पे लेती हैं। किसी आदमी ने आप पर कोई कमेंट कर दिया तो वी ट्राई टू गेट बैक एट हिम। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन वुड बी द सोर्स इमोशन। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, कोई एक इमोशन नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इमोशंस कि जो हमारे अंदर पैदा होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और उसके नतीजे में हमारी ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम बदला लें। और ये जो बदला लेने की हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है, ये पैदाइशी तौर पे होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान इसको भी सीखता है कि मैं कैसे बदला लूं, और इसमें भी ज्यादा बेहतर से बेहतर होता जाता है? वाकई बेहतर से बेहतर होता जाता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है इंसान। ये चीज़ें जो है वो अपनी सोसाइटी से सीख रहा होता है जी। यानी आपके यहाँ जो गुफ्तगुएं हो रही हैं, पीपल आर क्रिएटेड, हमारी जो कुछ शख्सियत बनती है वो बेसिकली हमारी कॉन्वर्सेशंस जिनमें हम इन्वॉल्व हैं उनसे बन रही होती है। हमें बदला लेना चाहिए, ये जो अगर ये हमारा मेन टॉपिक है तो हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर सोच विचार भी ज़्यादा करेंगे। और ये बात कि अगर हमारी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा ये है कि ये दुनिया, इसकी नेचर ऐसी है कि इसमें ज़्यादतियाँ भी होनी है, इंसान को अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर देना चाहिए, तो उसके अंदर ये चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो इट रियली डिपेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इंसान की नेचर है कि उसको लाजमन हर चीज़ से बदला लेना है। यानी पैगंबरों का मामला अगर आप स्टडी करें तो पैगंबर अपनी सोसाइटी के अफराद ही होते हैं ना, और उनके अंदर वो मॉरल करेज होती है कि मेरे अंदर इस पैगाम को लाने की वजह से जो सोशल ह्यूमिलिएशन का शिकार किया जा रहा होता है उन्हें, वो उस पर बदला नहीं ले रहे होते। ठीक है, तो इंसान अगर चाहे तो वो ये इससे रुक सकता है, यानी वो इस चीज़ को रीफ्रेम कर सकता है अपने ज़हन में। क्योंकि देखिए इमोशंस जो कुछ भी पैदा होती हैं वो असल में हमारी फ्रेमिंग से पैदा हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक दोस्त की बात को मजाक समझा है, ये आपकी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसके नतीजे में आपके अंदर बदले की जहनीत पैदा नहीं होगी, माइंडसेट नहीं पैदा हो रहा कि मुझे बदला लेना है इसका। लेकिन एक दूसरे आदमी की बात जो है उसको आपने जिस तरह से परसीव किया उसमें आपके ख्याल में इट नीड्स टू बी रिटेलिएटेड। और अगर ये चीज़ पैदा हो रही है तो इसके नतीजे में आपके अंदर वो ह्यूमिलिएशन की जज्बात भी पैदा होंगे, वो शेम के भी पैदा होंगे, वो फियर के भी पैदा हो जाएंगे कि अगर मैंने ना किया तो ये दोबारा हो जाएगा। तो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग द होल थिंग। यानी देखिए एक एक बदला वो कैफियत होती है जिधर मेरे साथ वाकई जुल्म हो गया है। यानी उस सूरत में भी इंसान के पास ये विल पावर मौजूद है कि वो उस सूरत में भी अगर चाहे तो इंसान उसको माफ कर दे सकता है। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई नेचर में है इंसान के कि लाजमन बदला होना चाहिए। वो पसंद करता है, वो इंसाफ को पसंद करता है। बेइंसाफी के बारे में उसके अंदर नापसंदीदगी मौजूद है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या इस पर लाजमन रिटेलिएट करेगा या वो लाजमन बेइंसाफी के नतीजे में बदला लेगा? ये कोई लाजिम नहीं है। ये उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये शऊर रखा हुआ है कि वो अगर चाहे तो माफ कर दे सकता है।
ठीक। आपने अभी बात की कि जुल्म के मुकाबले में वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब बदला लेना अपनी जात में बजाते खुद एक बुरा फेल नहीं है, ये उसका इस्तेमाल तय करेगा कि हमने उसका बुरे अंदाज में इस्तेमाल किया या इस इमोशन का अच्छे इस्तेमाल किया। देखिए मेरे हिसाब से ये जो है ना, जिसको हम रिएक्टिव मोड कहते हैं, इंसान का एक रिएक्टिव मोड, एक है रिस्पॉन्सिव मोड, मैंने रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को। एक है रिएक्टिव मोड। रिएक्टिव मोड ये होता है कि दूसरे ने जैसा किया मैंने वैसा करना है। ये बिलअमूम इंसान को प्रिंसिपल सेंटर्डनेस से हटाती है चीज। यानी आई एम नॉट, देखिए हर आदमी इक्वल लेवल पे प्रिंसिपल सेंटर्ड होता नहीं है, लेकिन हमें एस्पायर तो उसी लेवल को करना है ना, कि हम बहुत बहुत अच्छे लेवल पे प्रिंसिपल सेंटर्ड लोग बने। सवाल ये है कि जिस वक्त आपके अंदर ये चीज गालिब आ जाती है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं भी करूं, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं करूं, मतलब जाहिर है कि ये यहाँ पर ये वाला एस्पेक्ट ऐड हो गया है। तो अगर ये चीज भी ऐड हो गई है तो मैं बुनियादी तौर पर वो फेल जिसको गलत समझता हूँ कि किसी की तरफ से हुआ है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि मुझे भी करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो बदले कि जिधर लॉ इन्वॉल्व हो जाता है, मिसाल के तौर पे किसास का मामला है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर जुगत लगा दी है, लेट से, और मैं ये समझता हूँ कि अब मुझे भी लगानी चाहिए, तो आई एम नॉट, आई हैव लेफ्ट माई प्रिंसिपल बिहाइंड। ये जो हमारी डेली लाइफ में ये जो बदले की जहनियत पैदा हुई हुई है हमारी, रिटेलिएशन की, ये तो हमें अपनी प्रिंसिपल सेंटर्डनेस से बहुत ज्यादा हटाती है। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ये कोई अ, अच्छी चीज है। यानी इट्स नॉट समथिंग, नॉट इन ऑल केसेस, लेकिन मिसाल के तौर पर एक ऐसी ज्यादती हुई है मेरे साथ जिसके नतीजे में मेरा प्रिंसिपल ये तकाजा करता है कि मुझे इस जाति को नोटिस में लाना चाहिए। ये दिस इज रॉन्ग, और ये अगर मैं चुप रहा तो और लोगों के साथ भी होगी। तो अगर ये वाला एस्पेक्ट है तो उस सूरत में इंसान को एक्शन लेना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है इस एक्शन में, ये इसलिए नहीं है सिर्फ कि मुझे आई हैव टू गेट बैक एट हिम। जिधर ये कैफियत पैदा हो जाएगी कि आई हैव टू गेट बैक एट हिम, ये कैफियत असल में इंसान को तजावुज पर उभार देती है। इस पर कंट्रोल डेवलप करने की जरूरत है थोड़ा सा। ठीक। आपने रिस्पॉन्सिव और रिएक्टिव की बात की, तो ये जो रिएक्टिव हमारा होता है, इसमें ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, एक फील ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, इवन तो जो हमारा ओरिजिनल ट्रॉमा होता है, जो हमें जख्म पहुंचा होता है, वो हील नहीं हो रहा होता। लेकिन फिर भी जैसे आपने जुगत की बात की, तो हम भी चाहेंगे कि अब हम उसका काउंटर करें, ताकि हालांकि हमारी जो इज्जत उससे होनी थी, हमें उस नुकसान पहुंचा था, वो तो पहुंच चुका है, अब वो वापस भी नहीं आएगा। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम राइट, दूसरे को भी दोबारा नुकसान पहुंचाएं। तो ये सेटिस्फेक्शन राइट। क्यों हासिल होती है? ये इसी इसी चीज की सेटिस्फेक्शन है ना जी। यानी बेसिकली इंसान एक लॉन्गर टर्म विजन के ऊपर काम करने के बजाय वो इमीडिएट अपनी इम्पल्स की सेटिस्फेक्शन चाह रहा है। मैं आई हैव फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, आई वांट टू ह्यूमिलिएट द अदर। देखिए होना तो ये चाहिए ना कि मुझे अगर किसी ने गाली दी और मैंने जवाब में भी गाली दे दी है तो ये भी गलत हो गया। यानी अब मुझे इस पर एतराज नहीं रहा, नहीं करना चाहिए। कोई एतराज नहीं करना चाहिए कि दूसरे ने गाली दी थी क्योंकि मैंने भी गाली दी है। ये मुझे मेरे एक बड़े बहुत ही करीबी दोस्त ने एक दफा ये कहा, जब मैंने उनसे कहा कि आपने ये गलत किया, तो उन्होंने कहा कि आपने भी उसके जवाब में गलत कर दिया था। तो इसके बाद तो शिकायत खत्म हो जानी चाहिए ना। तो ये बात तो ठीक है। यानी अगर मैं उसको गलत समझता हूं तो फिर मुझे तो नहीं करना चाहिए था वो, इवन इवन इन रिटेलिएशन भी नहीं करना चाहिए था। तो ये वाला एस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन किस चीज की हो रही होती है, वो जो इमोशन थी, मिसाल के तौर पर इमोशन ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड। देखिए मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि ये जो इमोशन है ये कोई ऐसा नहीं कि ये बस पैदा हो जाती है, ये लाजमन, यानी एक वाकया हुआ है। अगर इमोशन इससे पैदा होनी है कि वाकया क्या हुआ है, तो वो जितने लोग उधर मौजूद हैं सब में पैदा हो जाएगी। लेकिन इमोशन हर एक की पोजीशन के लिहाज से, हर एक के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, हर एक की परसेप्शन के लिहाज से पैदा होती है। इसका मतलब ये कि इमोशन जो है वो असल में इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। वो जब इंसान के अंदर वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, और वो जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है वो मैंने बनाया हुआ है, मैं उसको बदल भी सकता हूँ। यानी मैं अगर एक आदमी के बारे में ये सोच लेता हूँ
ये आज अगर ये जुगतबाजी कर रहा है मेरे साथ, या ये मेरे साथ ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क्स दे रहा है, और मैं इसके साथ बुरी तरह से पेश आने के बजाय अच्छी तरह से आऊं, तो ये मेरा मॉडल इसके लिए शायद अच्छाई का बायस बन जाए। अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूं, तो दैट विल बी ए लॉन्गर टर्म विजन जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन मैं अपनी इम्पल्स की सेटिस्फेक्शन चाहता हूं। मुझे जैसे ही, यानी ये वैसे ही है जैसे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल गई है अपने अपनी किसी जज्बे को खत्म करने की, तो वो वाली सेटिस्फेक्शन है ये। लेकिन आपको, अगर जिंदगी में आपको याद करना पड़े, यानी आपको वो मोमेंट्स याद करने पड़े, जिंदगी में बड़ी दफा बदला लिया होगा, ठीक है, आपको लुक बैक ऑन योर लाइफ एंड थिंक अबाउट द मोमेंट्स दैट स्टैंड आउट इन योर मेमोरी। तो वो जो स्टैंडिंग आउट इन योर मेमोरी वाले मोमेंट्स हैं, वो शायद वो होंगे जिधर यू हैड कंट्रोल ओवर योर सेल्फ एंड यू अलाउड टू लेट गो, कि छोड़ो कोई बात नहीं यार, माफ कर देते हैं। वो इंसान के अंदर ये जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है, ये इसमें है। वो आपको याद भी नहीं होंगे अगर आप सारे जमा करने लगे कि मैंने किधर किधर बदले लिए। यानी लेने का मतलब वो बदले जाहिर नहीं है कि किसास का मामला हो गया, ये कान काट दिया तो कान काट दो, वो वाला अभी मामला नहीं है। यानी बदला एक नीचे से लेके ऊपर तक की एक है ना चीज। तो मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ कि जिधर यू गॉट इवन विद द अदर पर्सन। लेट्स से उसने एक गलती की, मैंने भी गलती वही किया उसके साथ, तो मैं इस तरह के मौके याद करने लगूं, तो मुझे तो वो याद भी नहीं आएंगे, इतने ज्यादा होंगे जिंदगी। लेकिन वो चंद लम्हे जिधर मैं आई टुक कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेड कि नहीं, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर देना चाहिए, आई थिंक दे विल बी इन माई मेमोरी। अगर वो रोजमर्रा का मामला नहीं है मेरा, तो वो मेरी मेमोरी में होंगे। ये यहाँ पे मैंने आई शोड सम सेल्फ कंट्रोल, दैट वाज अ गुड थिंग दैट आई डिड। अल्लाह के शुक्र है कि उसने मुझे ये तौफीक, ये वाली कैफियत पैदा होगी उसमें। क्या बदला लेने से हमारा जख्म वाकई में ही हील हो जाता है, या अगर हम किसी, फॉर एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ मामला की अगर हम बात करें, तो अगर उसमें हम बदला लेते हैं, तो ये हम तो अपने उस जख्म को गहरा करने वाली बात होगी, क्योंकि हम उसको एक प्रॉपर इवेंट बना देते हैं उस बात को। अगर हम उसको सरफे नजर करते तो हील हो सकता था। तो इसमें से कौन सी हो तो अप्रोच सकता था। बेहतर है? नहीं देखिए, हो तो सकता है, लेकिन एक चीज है, मुझे अपनी फीलिंग्स और अपनी इम्पल्सेस और अपनी इंस्टिंक्ट की सेटिस्फेक्शन चाहिए। और एक एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच ये हो सकती है कि मैंने इस वक्त की सिचुएशन को कुछ कंट्रीब्यूट करना है। यानी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच। इसमें मुझे थोड़ा सा बुलंद होना पड़ेगा। यानी ये जो एस्पेक्ट है कि मैं माफ कर, देखिए कुरान मजीद ने उसको बड़े शानदार तरीके से बैलेंस किया है। यानी किस तरह बैलेंस किया, हर दफा हर मौके पर जिधर इस तरह की बात आई है, तो ये कहा है कि अगर तुम रिटेलिएशन का सोचो तो फिर उतनी ही करना जितनी तुम्हारे साथ हुई है, उसी के साथ करना जिसने तुम्हारे साथ किया है। यानी मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए टोटल, लेकिन इसके बाद हिसाब बराबर हो गया है, ठीक है ना। यानी लेकिन अगर तुम माफ कर दो और इस्लाह कर लो, तो फिर तुम्हारा अजर अल्लाह के जिम्मे है। ये देखिए वो ये बता रहा है कि ये इस तरह से, अगर तुम इफ यू डेवलप दिस एबिलिटी, कि मैंने ये जिंदगी को जिस जिस बेसिक पैराडाइम के साथ गुजारना है, वो ये है कि यहाँ पर मुझे मेरे साथियों को मेरे साथियों के जरिए से मेरी आजमाइश हो रही है, और इसमें लोगों से गलतियां होंगी, और ये हर गलती मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एलिवेट करने की। अगर मैं इस जगह से जिंदगी गुजार रहा हूं, तो फिर मैं इन अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होऊंगा जिधर मैं हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होने की कोशिश कर सकूं। अलाउड है। अगर अलाउ ना करता अल्लाह ताला, तो फिर इंसान मजबूर हो जाता। तो मजबूरी में नहीं डाला, तुम चाहो तो ठीक बदला ले सकते हो, लेकिन ज्यादती नहीं करनी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है तो तुम कहो कि मैं उसका बेड़ा ही गर्क कर दूंगा, मैं उसके खानदान पूरे को ही रुसवा कर दूंगा। नहीं, मामला जो है वो इंसाफ के साथ करना है, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश, और स्टेट को भी इस मामले में मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। अब इस सूरत में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रिकमेंड करता है कि अगर तुम्हारा दिल आमादा होता है तो माफ कर दो। यानी उसको जुर्म उसका साबित भी कर दिया है हमने, उसको पकड़ भी लिया है, सब कुछ हो गया। नाउ इट इज ओनस उस मजलूम के ऊपर है कि वो चाहे तो माफ कर दे। और इसके नतीजे में, मतलब आप गौर कीजिए ना कि ये नहीं, जो हमारे पैगंबरों का
रास्ता है। हजरत यूसुफ के भाई जब आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अच्छा तुम यूसुफ ही हो, तो कहते हैं हाँ मैं यूसुफ ही हूं। और फिर उनके बाद उसके बाद वो अल्फाज हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, ठीक है छोड़ो माफ़ किया। यानी सारी जिंदगी एक टॉर्चर में गुजारनी पड़ी। और जब बात ही हुई तो कहा कि चलो जाने दो, इफ दे आर फीलिंग सैड तो कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो ये जो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होना है, ये पैगंबरों का भी यही तरीका है ना, ये खड़ा करेंगे। यानी देखिए वहां पर जिधर ये मसला नहीं है कि उसके नतीजे में आपके दिल से यूं समझ लें कि वो जो हर्ट फीलिंग है या जो एक नफरत की फीलिंग है वो भी खत्म लाजमन पूरी पूरी हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसान से ये तकाजे कभी नहीं किए कि वो अपनी इमोशंस को खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी इमोशंस पर वो एक क्या कहते हैं सुपरवाइजर के तौर पर खड़ा हो कि मैंने करना वो है जो अल्लाह को पसंद आएगा। तो ये इस सिलसिले में इस चीज को इस आईने से देखने की कोशिश करें कि इट इज अलाउड। यानी आपको ये देखिए, आपको इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ ये कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ये बताया, ये मुझे जहन में आता है कि जिस वक्त ये बताया है कि अब मदीने की रियासत जो है वो मक्के को फतह करेगी, और उसको सूरह तौबा में जब इसका जिक्र हुआ है तो अल्लाह ताला ने उसको ये बताया कि ये युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, ठीक है, यानी ये तुम्हारे हाथों से अब इनको सजा मिलेगी। जो हजरत लूत की कौम पे, हजरत नूह की कौम पे, हजरत ये सारे पिछले पैगंबरों की कौम पे आसमानों से अजाब आता था, अब ये तुम्हारे हाथों से आएगा। और उसकी एक वजह ये भी बताई ताकि मोमिनीन के जो उस ग्रोह के दिल ठंडे हों कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादतियां हुई हुई हैं। यानी बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हुई है उनकी, उनके उनके बच्चों को, उनके बड़ों को सताया गया, मारे गए। ये जो सारी कैफियत थी इसको सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने जब ये इजाजत दी तो इसमें इस चीज का भी जिक्र किया कि दिस विल सॉर्ट ऑफ पैसिफाई देयर रिजेंटमेंट्स, ये जो हुआ है, ठीक है ना। ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला इसकी तो बड़ी गुंजाइश, लेकिन फिर भी हाई मॉरल ग्राउंड क्या है कि माफ कर दो। हाई, हमें ये हाई मॉरल ग्राउंड। ठीक। यानी इसके ऊपर देखिए कुरान मजीद बात करते हुए कहता है ये बहुत ही काबिल कदर बात है, बहुत ही ज्यादा। और एक जगह पे बात करते हुए ये कहते हैं कि तुम बुराई का जवाब भलाई से दो, और फिर आखिर में उसके बारे में ये बात करते हुए कहता है कि वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कि ये वही पा सकेंगे जो कि ये वही कर सकेंगे वो लोग जो कि वाकई साबित कदम है और बड़े ही नसीबावर हैं। यानी ये कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम अल्लाह ताला के लिए ये मामला कर सकें कि वी आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन द सेम कॉइन, इन द सेम करेंसी, वी विल स्टैंड ऑन आवर प्रिंसिपल्स। अगर मेरा प्रिंसिपल कंपैशन है तो फिर मैं कंपैशन पे खड़ा हूंगा, इसलिए नहीं कि जिसके नतीजे में ये ख्याल आए कि दूसरा भी कंपैशनेट हो जाए, लिए लाजिम नहीं है। दूसरे ने अपनी तौफीक से होना, मैंने इसलिए होना है क्योंकि ये मेरे रब को पसंद है। ठीक। मोहित साहब, इसमें हमने बात की कि हम बदला लेते हैं तो इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कभी कभी हम अपने आप को अपने जो हमारा जज्बा होता है, हमारी अना होती है, उसकी तस्कीन के लिए हम ये कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है कि बहुत अच्छी बात है हम माफ करते हैं, हायर मॉरल ग्राउंड पे खड़े हों। लेकिन हम कभी कभी बदला इसलिए भी सिर्फ लेते हैं कि हम मॉरल ग्राउंड में तो हाई जगह पे खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हम वीक ना दिखें, हम कमजोर ना दिखें। अगर हम बदला नहीं राइट, लेंगे तो हम कमजोर दिखेंगे। तो इस राइट। चीज को आप कैसे देखते देखिए ये बात कि मुझे कैसे कोई देखेगा, इससे इंसान को ग्रो करना चाहिए। यानी इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हाउ पीपल विल सी मी, पीपल विल सी, मिसाल के तौर पर इंसान हो सकता है बाज लोग आपके माफ कर देने को बहुत करेजियस एक्ट देखें। यानी मुझे, मैं ये, उसका नाम है विलियम यूरी, उसने एक किताब लिखी थी गेटिंग टू यस विद योरसेल्फ। उसमें उसने ये बताया था कि जब एक आदमी इस तरह से उसका बेटा बिल्कुल बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया एंड द परपेट्रेटर वाज एप्रीहेंडेड और उसको पकड़ लिया गया, और फिर उसने जाकर उसको माफ किया, तो उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ फिर उसके बाद। यानी वो जो मॉरल ग्राउंड है उसको, वो आसान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सबको ऐसा करना लाजिम है, ये तो अल्लाह ने लाजिम नहीं करार दिया,
लेकिन आप ये अगर अपने अंदर पैदा कर लें सिफत, यानी यूं यूं सोच लीजिए कि मुझे ये मालूम हो जाए और मैं इस जिंदगी के पैराडाइम को अपने जहन में एक्टिव कर लूं हर वक्त कि ये एक आजमाइश है जिसके अंदर मुझे हर लम्हा ये मौका मिल रहा है कि मैं अल्लाह ताला के करीब हो सकता हूँ, और मुझे जितनी मैं उसकी रजा तलबी में आगे बढ़ूंगा, वो मुझे वो मेरे से 10 कदम ज्यादा आगे बढ़ेगा। अगर ये कैफियत है तो फिर मेरी जिंदगी की डायरेक्शन ये होगी, फिर मुझे अपनी फीलिंग्स की सेटिस्फेक्शन से ज्यादा खुदा की हुजूरी में जीना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? यानी ये बात कि मैं अपनी ह्यूमिलिएशन या अपनी वीकनेस नहीं शो करना चाहता हूँ, आई डोंट नो, मतलब मैं, व्हाई डू आई वांट टू शो दैट आई एम स्ट्रांग, किस लिए? यानी अगर लोग मुझे वीक समझेंगे, ये जो इस तरह की फीलिंग्स जब भी डेवलप होती हैं तो उससे मैं लोगों से 2-3 दफा जब ये सवाल करता हूँ ना, तो उससे कुछ चीजें तो ये मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इसके नतीजे में इंसान की डेवलपमेंटल स्टेज पता चलती है, जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेज है। लेकिन वो कुछ चीजें बड़ी नुमायां होती हैं, यानी आप उससे पूछें कि जो छोटा समझेंगे तो फिर क्या होगा, ये मेरी इज्जत नहीं करेंगे, तो ये बात कि फिर क्या होगा, मतलब फिर क्या करेंगे वो, व्हाट विल दे डू, मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, अच्छा मजाक उड़ाएंगे तो फिर क्या होगा, ये इसके ऊपर दो दो तीन दफा ये सवाल करें तो यू विल गेट टू द राइट रीजन। तो अल्टीमेटली ये कि मेरी अना बर्दाश्त नहीं करती है, अल्टीमेटली तो ये भी वही बात है। यानी मैं क्यों छोटा पड़ जाऊं, लोगों की नजरों में छोटा पड़ जाऊंगा, ये जो एस्पेक्ट है कि लोगों की नजरों में छोटा पड़ जाऊंगा, इसका मतलब है मैं लोगों की नजरों में बड़ा होना चाहता हूं। इसको अरबी जुबान में तकब्बुर कहते हैं। ठीक है जी, मुझे लोगों की नजरों में बड़ा होना नहीं है, मैं इंसान हूं, इंसानियत की जगह पे रहूंगा। मैं बड़ा अल्लाह की नजर में होना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला की नजर में बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड से होता है आदमी, ना कि अपनी सोशल रिटेलिएशन से। ये समझना है, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये कैसे याद रहती है चीज, इसको भी बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। आपकी रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशन हैं जो इसको याद कराती हैं। आप जो कुछ हैं, जो कुछ हैं आप, वो असल में उन कॉन्वर्सेशंस का नतीजा जो आपके आसपास हो रही हैं, जिनको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपके पर्सपेक्टिव्स बन रहे हैं, आपके पैराडाइम्स बन रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज बन रहे हैं। ये सारी चीजें वो कॉन्वर्सेशंस बना रही हैं आपके। यानी आप अपने मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना शुरू कर दें रेगुलरली, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपका कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू पैसिफाई होना शुरू हो जाएगा, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ठीक। इसी तरह मैं एक और रिवेंज की ही टाइप देख रहा था, साइलेंट रिवेंज। इसमें क्या होता है कि हम दूसरे को माफ तो कर चुके होते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार अब मैं इसको अपनी लाइफ बेहतर करके दिखाऊंगा, और वो भी काइंड ऑफ रिवेंज ही होगा। यानी कि अपनी सक्सेस को एक टूल के तौर पे यूज करना कि मैं उससे बचा लूं। और इसमें हमें लग रहा होता है कि हम हायर मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं और हम इसको तो माफ कर चुके हैं, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होता है कि अब मैं अपनी कामयाबी से इस शख्स को नीचा दिखाऊंगा। ये कामयाबी तो मेरे हाथ में है नहीं, सबसे पहले तो मैं ये रिकग्नाइज करूं, मेरे हाथ में तो सक्सेस है, एफर्ट है, उसके रिजल्ट्स मेरे हाथ में है ही नहीं। तो इसलिए मैं अगर इस चक्कर में भी पड़ गया, तो ये चक्कर असल में मुझे जिस विशेष साइकिल में ले जाएगा वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी लेके जा सकती है, और इससे ज्यादा लेके जा सकती है। इसलिए क्योंकि मैंने जो अपनी फीलिंग को सप्रेस किया, अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया, मैनेज किया, वो जिस वजह से किया, वो असल में मेरे हाथ में नहीं है, और वो किस्मत से मिलेगी मुझे। और अगर ना मिली तो ये जो फीलिंग मैंने दबाई थी, इस पर मजीद एक और फीलिंग भी ऐड हो जाएगी, यानी मैं फिर हार गया। ये वाली कैफियत जो है, ये इंसान के, आपको अगर कोई अच्छा काम करना है तो नेवर डू इट फॉर एनी अदर रीजन बट टू गेट गॉड्स अप्रूवल, इसके अलावा मत करें आप। यानी हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होने की सिर्फ एक वजह होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए, अल्लाह ताला की रजा चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर यू आर ट्रेडिंग अ वेरी डेंजरस ग्राउंड। ठीक है, आपको अल्लाह ताला से शिकायत भी पैदा हो जाएगी कि मैंने तेरे लिए माफ किया और तूने मुझे यहां पे भी सक्सेस नहीं दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एस्पेक्ट है ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं इसको, नहीं, ये बड़ी अच्छी रिफ्रेमिंग है, इट्स अ वेरी गुड रिफ्रेमिंग, बट इट कैन लीड टू फर्दर फ्रस्ट्रेशंस।
इस आइडिया से निकल जाएं कि मुझे अपने आप को कहीं पे प्रूव करना है। ये आइडिया जो है ना कि मुझे अपने अपने आप को कहीं पे प्रूव करना है या मुझे जीतना है, ये आइडिया हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। आपको अपना बेस्ट करना है बस। और इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज और सक्सेसेस ये अल्लाह ताला की बांट है, किसको देगा किसको नहीं देगा। अब हम जब भी बात करते हैं कि ये बल्ब किसने इजाद किया तो एडिसन का नाम लेते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि शायद वो एक ऐसा ऐसा आदमी जो कि लंबे से बाल रखे होंगे उसने और गाउन पहना होगा और अपनी लेबोरेटरी में अकेला काम, 50 लोग थे उसके साथ, नो बडी नोज एनी बडी एल्स नेम। कितनी अजीब बात है ये। सक्सेस जिसको मिलनी है उसी को मिलनी है, ये खुदा की बांट है। ये इंसान की सिर्फ शर्फ नहीं है उसका कि उसने मेहनत की उसको सक्सेस मिल जाएगी। यानी वो जो 1000 दफा फेल हुआ, एडिसन के बारे में जो कहा जाता है कि 1000 दफा वो फेल हो गया, होता रहा, तो उसमें से किसी मौके पर भी उसकी डेथ हो जाती तो ही वुड हैव बीन अ फेलियर, नोबडी वुड हैव नोन हिम। ये तो उसके हाथ में नहीं था कि उसने कब फौत होना है या उसने क्या अचीव, या ये एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा या नहीं। आफ्टर 1000 टाइम्स, 1000 दफा हुआ था तो 2000 दफा भी हो सकता था, 10,000 दफा भी हो सकता था। तो ये तो असल में खुदा की बांट होती है कि किस तरह से इंसान को किसको क्या मिलना है। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ, आई मीन इन द लॉन्ग रन बड़ी अच्छी रिफ्रेमिंग है कि मुझे इससे फोकस हटाकर अपने आप को इस जगह पे लगाना है। ये बड़ा अच्छा है। लेकिन वो जो जगह जिस पे आप लगा रहे हैं वो होनी चाहिए जो आप पे कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए अपने अंदर सब्र डेवलप करना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, इस एफर्ट को आप यू कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन गो थ्रू विद इट। लेकिन क्या किधर पहुंचेंगे ये खुदा के फैसले हैं। ठीक। इसमें आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं अगर अगर ठीक जगह पे नहीं खड़े होंगे। आपने एक वर्ड यूज किया सर, विशियस साइकिल। तो इसी से मेरे एक सवाल जेहन में आया। इसमें पहले मुझे एक वाकया भी कोट करना पड़ेगा। उसमें मौलाना वहीदुद्दीन खान बताते हैं कि उन्होंने उनके दौर में एक शख्स था, तो उसने किसी के साथ पार्टनरशिप पे एक बस खरीदी। और वो बस से जब मुनाफा होना शुरू हो गया तो पहले बात तय हुई थी कि 50-50 हम मुनाफा बांटेंगे। लेकिन चूंकि लाइसेंस उस शख्स का था तो उसने पूरा मुनाफा ले लिया और बस भी ले ली इस शख्स से। तो अब इस शख्स को गुस्सा आया तो इसने सोचा अब मैं उस शख्स का कत्ल कर दूंगा। तो उन्हीं दिनों में मौलाना वहीदुद्दीन खान का रिसाला अर रिसाला के नाम से मैगजीन आता था। तो उसके टॉप पर उस दिन एक कोट लिखी होती थी, हर रोज एक कोट आती थी। तो उसमें कोट थी उस दिन की कि बदला लेने से पहले ये सोच लो कि हर बदले का भी बदला लिया जाएगा। तो वो शख्स वो पढ़ लेता है उस दिन, तो फिर वो अपना ये फैसला तक तर्क कर देता है कि मैं अब बदला नहीं लूंगा। राइट। तो राइट। इसमें इसी तरह एक मुझे कन्फ्यूशियस की भी कोट याद आ गई। वो कहता है भी कोई बदला लेने से पहले हमेशा 2 कब्रें खोद के जाओ। तो हम तो हम क्यों ऐसा करते हैं? जब भी हम बदला लेते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस को क्यों नहीं देखते? हम क्यों नहीं ये समझते कि ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता ये बहुत ही अच्छी बात की आपने। ये इसको वो जो सिस्टम्स अप्रोच है ना, वो जो उसकी है पीटर सेंजे की, उसमें वो कहते हैं किस तरह से एस्केलेशन की साइकिल बनती है। यानी यूं समझ लें कि अगर दो पार्टीज मुकाबले पे हैं और आपने एक काम किया, अब अगले ने उसके मुकाबले पे काम करना है, अब आपने उस मुकाबले पे काम करना है। और इस तरह ये एस्केलेट करती जाती है चीज। ये क्यों नहीं हम करते हैं? बिकॉज बिकॉज वी वांट टू, वही जो आपने बात फरमाई, वी वांट टू सेटिस्फाई आवर इम्पल्सेस। हमें छोटा नहीं पड़ना। यानी जो साइलेंस है ना, जो साइलेंस के बाद मेहनत की तरफ तवज्जो देना, ये बड़ा सब्र आजमा काम है। यानी यूं समझ लें कि ये वो वाला काम है कि जो हुदैबिया के मौके पर मुसलमानों को करवाया गया है। ये मामूली चीज नहीं। और देखिए उसको अल्लाह ताला ने फतेह मुबीन कहा है। यानी यहां पर जो मौका आया कि जिस वक्त ये ख्याल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया हुआ है, तो लाजमन हम लोग तो हज उम्रा करके आ जाएंगे, यानी मसला नहीं होना चाहिए। पता ये चला कि एंट्री नहीं होने दी जा रही और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ही आ गया कि नहीं, तुम यहां से वापस चले जाओ। अब ये जो सारी कैफियत है, इसमें अगर एस्केलेशन हो जाती, कुरान मजीद ने उसकी वजह बताई है, लेकिन अगर हो जाती तो ये फिर आगे चलती ना बात।
यानी अगर हम जब भी एस्केलेटरी साइकिल में आते हैं, विशेष साइकिल में आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पे हमें तोड़ना है। वो जो तोड़ने वाला है, असल में मॉरल ग्राउंड के लिहाज से देखें तो असल में वो जीत रहा है जिसने तोड़ी है। लेट से मैंने एक गाली का जवाब नहीं दिया, तो इसके नतीजे में होगा क्या? यानी हो सकता है अगला थोड़ी सी और गालियां दे ले और फिर चुप कर जाएगा। लेकिन अगर मैं दूंगा तो हो सकता है वो जो साइकिल है वो बड़ी लंबी चल पड़े, और मुझे भी फिर उसके हिसाब से, क्योंकि अगर मैं अभी छोटा नहीं होना चाहता हूं तो 2 मिनट के बाद क्यों होना चाहूंगा? ठीक है। देयर हैज टू बी, आई मीन आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन दिस पोजिशन। इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमें जिंदगी गुजारने के हमारे पास दो क्लियर रास्ते हैं। आपने किस पैराडाइम पे या किस रास्ते से गुजारनी है, ये आपका फैसला है। इसमें आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। एक ही कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं वैसा करूंगा उसके साथ, और एक ही कि मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ करें। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम्स हैं। ठीक है जी। एक में आपका एक्शन दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे के कंट्रोल में है। आप माशाल्लाह यू आर अ डॉक्टर, जाहिर है कि आपने पूरा स्कूलिंग की हुई है, और लेकिन आई एम श्योर कि यू नो टीचर्स कि जिनको जिनको एजुटेट करना बड़ा आसान होता था। स्टूडेंट्स के हाथों में उनकी लगाम होती थी, वो जब दिल करे उनको गुस्सा चढ़ा सकते हैं। ये चाहते हैं हम बनना, या वो चाहते हैं कि यार ठीक है, एक आदमी के साथ आप जो मर्जी कर लें, ही इज अ वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन, वो सेल्फ रेगुलेटेड आदमी है, उसकी लगाम अपनी अपने हाथ में है। नोबडी कैन कंट्रोल हिम। अगर एक आदमी को आप 1 मिनट में गुस्सा चढ़ा सकते हैं तो ये उसकी कोई करेज नहीं है, ये उसकी वीकनेस है। ठीक है ना? आप इस जगह पे खड़े होकर जब देखने लग पड़ेंगे तो असल में पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे तो मैंने असल में दूसरे की पसंद के मुताबिक कर दिया जो करना वो चाहता था कि मैं करूं। वो चाहता था कि मैं रिटेलिएट करूं और मैंने कर दिया, ये सोचते हुए किया कि ये मेरी मेरी बड़ाई बयान कर, नहीं नहीं, ये तो उसकी बड़ाई बयान हो रही है। ठीक है। सर, रिवेंज की ही एक और फॉर्म पे आपसे बात करना चाहूंगा, जिसे कहते हैं बिटरनेस। जिसपे एक शेर है कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उताए हुए रहना। तो ये जो राइट। हम आदत बना लेते हैं, वो कहा जाता है ना कि वी गेट बेटर एट समथिंग वी प्रैक्टिस डेली। तो अगर हम हम्म। रिवेंज को भी रोजाना की बेस पे अपने हर काम में करते जाते हैं, तो उसमें हम बेहतर होते जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि हमारी पूरी शख्सियत, ऐसा लगता है एक बिटर पर्सनैलिटी बन के आ गई सामने। फ्रस्ट्रेशन होती है, बात बात पे हम चाहते हैं कि अब इसका बदला भी लिया जाए, छोटी सी छोटी बात पे भी। तो ये इस पूरी शख्सियत का बिटर बन जाना, इससे कैसे निकला जाए और क्या किया जाए कि हम इस हद तक ना पहुंचे? देखिए, ये जो बात है ना कि मैं बिटर हो जाता हूँ, बिटर मैं तब होता हूँ कि जिस वक्त मैं अपने मेरे पास कोई रीजन नहीं है माफ करने की, लेकिन फॉर वट एवर प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं कि मेरे पास हो सकता है वसाइल ही ना हो बदला लेने के, तो आई फील बिटर्ड। मतलब ये महसूस करने लग पड़ता हूँ मैं कि यार मेरे पास चॉइस नहीं है। ठीक है। और इसकी वजह से जब मैं असल में उस माफी को इस इस जगह से उठाता हूं कि ये मेरा और खुदा का मामला है, मैंने अल्लाह ताला के लिए माफ कर दिया है, तो इसके नतीजे में बिटरनेस नहीं पैदा होती जी। यानी इसके नतीजे में आपको और ये फिर एक बात नहीं, वन ऑफ इंसिडेंट ना हो, आपकी जिंदगी इस पैराडाइम पर गुजरनी शुरू हो जाए कि मेरा मामला अल्लाह के साथ है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि वेन एवर यू आर फेस्ड विद दिस सिचुएशन, तो ये चीज जब आप करेंगे तो यू विल नेवर फील बिटर अबाउट इट। बिटरनेस तब होती है व्हेन यू फील दैट यू डोंट हैव अ चॉइस। ठीक है जी। और बिटरनेस के ऊपर वो एक मेरा ख्याल है बुद्धिस्ट की एक बड़ी खूबसूरत बात है। ये जो बिटरनेस होती है ना, ये ऐसे है जैसे इंसान टेक्स अ कप ऑफ पॉइजन एंड थिंक्स दैट द अदर पर्सन विल डाई। ठीक है। तो ये जो बिटरनेस है ये सिर्फ मुझे ही नुकसान पहुंचाती है। तो अब जिंदगी में बहुत सारी चीजों में सफरिंग होनी है, आपके हाथ में नहीं है ये। वी विल सफर ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन एक वो सफरिंग है जो मैं अपने आप को करवाता हूं। बिटरनेस उनमें से है। यानी मैं अपने आप को एक सफरिंग से गुजारता हूं और वो बहुत ज्यादा होती है, और वो मुझे मेरे ऊपर असर भी बहुत ज्यादा डालती है।
मैं नहीं समझ पाता हूँ। यानी ये जो है ना, हमारी एंजाइटी का डिसऑर्डर्स हैं या हमारे स्ट्रेस के, ब्लड प्रेशर है, हमारी बैक पेन्स हैं, हमारी ये जो इश्यूज हैं, ये आप जानते हैं कि ये स्ट्रेस और इस तरह के डिसऑर्डर से और अपने अंदर बिटरनेस पालने से और नेगेटिव थिंकिंग से, रूमिनेशन से ये चीजें पैदा हो जाती हैं। यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन नॉन प्रोडक्टिव काइंड ऑफ थॉट्स ऑलवेज। आदमी हर वक्त इस तरह की चीजें सोच रहा है कि जिसके अंदर वो, यानी पावरलेसनेस की तरफ जा रहा है। तो ये तो आपको को बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। आपने अगर माफ करना है तो उसको, उसका रीजन आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों माफ कर रहा हूँ। ये इसमें ये होता है कि हमें मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास चॉइस भी नहीं है, आई एम सॉरी जी फॉर जी, नो द नो सर, इंटरप्शन जी, प्लीज कंटिन्यू। अगर आपके पास चॉइस भी नहीं है तो अपने अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त चॉइस नहीं दी हुई। ये भी खुदा की बांट है ना, जो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है। एक पावरफुल आदमी है, मेरे पास इसकी चॉइस ही नहीं है कि मैं उससे बदला लूं। अदालत भी उसके हक में हो गई है, सारी सियासत भी उसके हक में है। नो बडी इज विद मी, आई एम अ पावरलेस पर्सन। ये जो पावरलेसनेस मेरे ऊपर आई है, इसको भी रिफ्रेम करूं कि ये इंसाफ का दिन आने वाला है, जिस दिन ये सब कुछ ठीक होना है। ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं है, ये मेरे पूरे का पूरा जिंदगी गुजारने का, जब तक कि एक वो लेंस नहीं बनेगा, ये मुझे याद नहीं रहेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये याद रखना। फिर ऐसे लगेगा कि ये सिर्फ ओपीएम है मेरी, कि पावरलेसनेस हूं तो मैं चलो बहाना बना लिया मैंने। नहीं, इट हैज टू बी ए कंसिस्टेंट लेंस थ्रू विच यू आर अप्रोचिंग लाइफ। मैं इसी पे चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा मजीद हमें ये चीज समझाएं, क्लियर कर दें कि अगर एक शख्स पावरलेस है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बदला ले सके, और फिर वो माफी की रविश को इख्तियार करता है, अब उसको कैसे मालूम होगा कि मैं हायर मोरल ग्राउंड की वजह से ही फैसला कर रहा हूँ या मैं पावरलेस होने की वजह से ही फैसला कर रहा वो पावरलेसनेस को भी लेंस से देखे कि मेरी मैंने माफ नहीं किया उसे। मैं माफ नहीं कर रहा, मैं बदला ले नहीं सकता। ठीक है, ये तो सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करे। और मैं बदला ले नहीं सकता, ये बात कि मेरी ये पोजीशन है, ऐसे बड़ी सी तरह गौर कर लूं, लेकिन अगर ये मेरी पोजीशन है तो फिर ये किसी के दिए से है। जिस तरह से उस आदमी की ये पोजीशन है कि वो स्ट्रांग है, तो ये उसकी आजमाइश है। ये मेरी आजमाइश है कि मैं इस पोजीशन में हूं। ये देखिए, इस दुनिया के अंदर जो बेसिक चीजें कार फरमा हैं, वो असल में इस तरह से नहीं है कि चीजें ठीक मुनसिफाना तरीके पे कैसे चल रही हैं। अगर आप इस दुनिया को ऑन इट्स ओन देखें तो ये एक अंधेर नगरी है टोटली। यहां पर मुझे जो कुछ मिला हुआ है, जितनी सहूलतें मिली हुई हैं, मैं डिजर्व नहीं करता। आपको जो कुछ मिला हुआ है, जो सहूलतें मिली हुई हैं, आप डिजर्व नहीं करते। ये बांट है। ठीक है, जो चीजें आपकी जिंदगी में डेप्रिवेशंस हैं, वो आप डिजर्व नहीं करते, वो भी एक बांट है। ये सारी चीजें आजमाइश हैं। मुझे अगर पावरलेस बनाया गया है इस वक्त किसी के सामने, तो ये भी एक आजमाइश है। और उसको पावरफुल बनाया गया मेरे सामने, तो ये भी एक आजमाइश है। मैं जब इस लेंस से इसको अप्रोच करूंगा, तो असल में मुझे ये पता चल जाएगा कि ये भी एक, अब हायर मॉरल ग्राउंड इधर से पैदा होती है। ये इधर से नहीं पैदा होती कि मैंने माफ किया है, माफ तो किया ही नहीं, लेकिन इस चीज के बारे में बिटरनेस खत्म हो जा रही है। ठीक है, ये चीज कि मैं, मुझे पावरलेस क्यों बनाया है। देखिए, मुझे बहुत सारी जगहों पे पावरफुल भी बनाया हुआ है। ये तो एक बड़ी रिलेटिव चीज है ना। जिससे मेरा टाकरा हो गया है, वो मेरे मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुकाबले में मैं ज्यादा पावरफुल हूं। उधर उधर मैं क्या कर रहा हूं, ये रिकग्निशन, ये इस इंसान के अंदर ये अवेयरनेस जो डेवलप होती है, इसके नतीजे में बहुत सारी बेहतरियां पैदा हो सकती हैं, अगर वो बिटरनेस का शिकार ना हो। लेकिन अगर थॉट उसकी ये है कि ये मुझे इस तरह का बनाया है, तो ये जुल्म किया मेरे साथ, ये खुदा का बड़ा जुल्म है मेरे साथ। सुभान अल्लाह, खुदा जुल्म नहीं करता है। ठीक है ना जी। यानी ये जो बात है, जब मैं इस अप्रोच से चलूंगा तो इट विल टेक मी अवे फ्रॉम गॉड। लेकिन मैं जब इस अप्रोच से चलूंगा कि ये खुदा की बांट है। अब मेरा एक झगड़ा हो गया किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो इसमें ही विल विन। सारी सारी मशीनरी उसके साथ खड़ी है। वो हो सकता है मुझे वैसे ही रेडिकेट ही करा दे, तो सब कुछ ठीक है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गॉड एट दिस टाइम। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे खत्म नहीं हो जानी है। अगर मैं उसको मानता हूं अगर, तो फिर इंसाफ का दिन तो अभी आना है, कंप्लीशन तो अभी होनी है। दुनिया तो क्लोजर्स नहीं दे रही।
एक वन ऑफ द रीजंस फॉर रिटेलिएशन इज ऑल्सो अ क्लोजर। देखिए आपके आप अगर कोई रिवेंज मूवी देखें तो बड़ी सेटिस्फेक्शन, देखने वाले को बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना उसमें। आपने कि रिवेंज मूवी, एक बंदे के साथ बड़ी ज्यादती हुई, इधर पहुंच गई, ये क्या चीज है? ये उस आखिरत की इंसाफ की तड़प है जो मेरे दिल में है। आप इंसाफ दुनिया में दे ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखें, इन दुनिया की चीज नहीं है इंसाफ। प्रॉब्लम ये है। यानी आप ज्यादा से ज्यादा कत्ल के जवाब में कत्ल कर सकते हैं, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस मेंटल ट्रॉमा से आपको गुजारा गया है, उस ट्रॉमा से कैसे गुजारेंगे? उसकी पे कॉस्ट कौन पे करेगा? ये तो असल में ये दुनिया इंसाफ की जगह नहीं है। आप दुनिया का सबसे बड़ा जो मुजरिम हम जानते हैं, आजकल के जमाने के, अभी अभी काउंटिंग चल रही है ना उनकी तो, लेकिन 60 लाख लोग उसने मार दिए। और जब पकड़ने के लिए सारी दुनिया की कुव्वतें जमा हो गई तो पकड़ा फिर भी नहीं गया। और अगर पकड़ा भी जाता तो क्या करते? मैं इंसाफ कर देते, 60 लाख दफा मार सकते थे। एक एक आदमी के लिए एक एक दफा मारते। ये पॉसिबल नहीं है, ये दुनिया की केमिस्ट्री नहीं है कि वो इस दुनिया में इंसाफ हो। प्रॉब्लम ये है। आपको क्या लगता है हमारे मुआशरे में रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में जीने का जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? एक तो मुझे आपकी बातों से ही जहन में आ गया कि जो आपने कहा कि मूवीज में दिखाया जाता है कि वो हीरो एंड पे विलन से बदला ले लेगा, तो कहीं ना कहीं हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। नहीं, ये हमारी हमारी फैंटेसी है, ये हमारे दिल की आवाज है कि इंसाफ होना चाहिए। असल में जो हम मिस कर रहे हैं वो ये कि ये दुनिया उसके लिए नहीं बनी। यानी अल्लाह ताला ने इसी दिल की आवाज को पकड़ा है और ये निशानदेही कर दी है कि ये तुम्हारे दिल की आवाज है जिसके लिए मैंने जवाब में आखिरत रखी हुई है। और ये पूरा पूरा इंसाफ कर दूंगा मैं, पूरा पूरा, यानी एक एक लफ्ज के बारे में। तुमने अगर किसी को एक लफ्ज से भी हर्ट किया है तो उसका हिसाब हो जाएगा। यानी ये इस लेवल पे इंसाफ आप दे सकते हैं, ये इंसाफ। और इंसाफ का तकाजा तो यही है कि ऐसा ही हो फिर। अगर इंसाफ होना है तो फिर वो जो एक एक वर्ड ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसका इंसाफ भी होना चाहिए ना। वो तो यहाँ पे हो नहीं सकता, नोबडी कैन गिव यू दैट। और आप किस तरह डिटर्मिन करेंगे? ठीक है, एक आदमी ने मुझे गाली दी है, मैंने उसको $1 million का सू कर दिया, लेट से, इससे क्या इंसाफ हो गया? हो सकता है मेरी तरफ से बेइंसाफी हो गई हो। वी डोंट नो। सीरियसली, आई मीन, हम इन इस तरह की चीजों को तो हमारे पास मेजरिंग क्राइटेरियन ही कोई नहीं है। उस दिन वो मेजरिंग क्राइटेरियन भी आ जाएंगे, क्राइटेरिया भी आ जाएंगे सारे। ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको सामने रखते हुए, यानी आप इसको अप्रोच करें। आप इसकी वजह जो है ना कि हम रिटेलिएटरी हो जाते हैं ज्यादा। देखिए, वी लाइक टू बी विद पीपल जिनके साथ हमारे कुछ जहन मिलते हैं। हम उन कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, वो कॉन्वर्सेशंस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हैं। इसका अब बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया का बन चुका हुआ है। ठीक है, आपको अपने से हम जहन लोग जो हैं, हम ख्याल लोग जो हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। एंड देन इफ यू आर अ पर्सन जो कि रिटेलिएशन की बात ज्यादा करता है तो वो स्पिरिट ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अगर सबर की बात ज्यादा करता है तो एक तो आपको ऑडियंस कम मिलेंगे, लेकिन बहरहाल अगर ऐसी बात है तो उसके नतीजे में वो जो कॉन्वर्सेशन है वो फ्लरिश करेंगी। बट दे आर नॉट द पॉपुलर कॉन्वर्सेशन, ये ध्यान में रखिएगा। आप अगर इस वक्त की सियासत देख लें, आप अगर इस वक्त की जनरल इंसानों की, कॉमन मैन की भी अगर जो पोजीशन है वो देखें तो आपको लगेगा कि वो रिटेलिएटरी ज्यादा है। तो आई थिंक इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक तो ये कि हमारे हमारी मूवीज जो बनती हैं, हमारे जो ड्रामे बनते हैं, वो असल में ये हमें कुछ मॉडल्स हमारे सामने क्रिएट करते हैं। ठीक है, इफ यू लुक एट दोज मॉडल्स तो वो इस नौयत के हैं ज्यादा। हमारे पास वो मॉडल्स नहीं है जो हाई मॉरल ग्राउंड के मॉडल्स हों। वो मॉडल्स नहीं है। मतलब दिस दिस इज अ सीरियस फ्लॉ इन आवर यू नो मीडिया एट दिस टाइम, कि हम वो उस किस्म की कोई तालीम नहीं दे रहे। अच्छे अच्छे उलमा को मॉडल बनाया जाए। हिस्ट्री के उठा लें, बड़े बहुत जबरदस्त लोग रहे हैं, और सिर्फ मुसलमानों में नहीं रहे, पूरी दुनिया में बड़े जबरदस्त लोग रहे हैं। उनको मॉडल बनाएं। आप ये वो मूवी देखें, वो जो उस पे बनाई थी इन्होंने, लूथर, लूथर के नाम से शायद, वो जो मार्टिन लूथर, जो ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट थी जिसकी, ठीक है, उसने किस तरह से मूवमेंट चलाई थी, किस तरह वो बिल्कुल तनहा आदमी था। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, इसको देखना चाहिए। यानी इंसान को किस तरह अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना है। ठीक है, और वो बामकसद बनाना है इसलिए कि वो
इट इज गोइंग टू बी थ्रू एंड थ्रू एफर्ट टुवर्ड्स पर्पसफुलनेस। कितना काम हो जाएगा ये मेरे, मुझे इसके सोचना ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि यार मेरा एक एक लम्हा बामकसद गुजरे। जब मैं इस अप्रोच से शुरू करूंगा ना जिंदगी को, या अप्रोच करूंगा जिंदगी को, तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो वो वाली कैफियत है कि हर चीज का बदला होना चाहिए, नहीं, हम हर चीज में फायदा ढूंढना चाहेंगे, हर चीज में अपना, दूसरे का, दूसरे की वेल बीइंग हमारा मसला बनेगी। इसलिए कि जा वो भी उधर ही रहा है जिधर हम जा रहे हैं। वुड यू रियली लाइक समबडी टू गो देयर विद हिज ऑल हिज इनजस्टिसेस? ये क्या आपका ये ज़हन कहता है? और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब आती है बात कि तुम अपनी जान को हल्कान डाल रहे हो, यानी अपनी जान पे तुम घुला रहे हो, ये लोग ईमान नहीं ला रहे, वो क्यों घुला रहे हैं? ये कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सवियर हैं। यानी ये मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको रुसवा हो जाना चाहिए, इनको आखिरत में जहन्नम में पड़ना चाहिए। माफ, आई मीन सीरियसली, दिस इज नॉट समथिंग इमेजिनेबल फॉर एनीवन कि वो क्या जहन्नम, क्या चीज है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला सबको उससे बचाए। तो वो जो आज जालिम है उसको भी तो खुदा ने मौका दिया हुआ है ना। आप रिटेलिएशन के बजाय हो सकता है उसको अपनी अपनी वेलबींग उसकी जो है वो उसका ख्याल करें। मे बी दैट विल हेल्प। ठीक। हमने बदले रद्द-ए-अमल की बात तो की, कुछ सवालात जो काउंटर क्वेश्चंस माफी पर किए जाते हैं वो मैं करना चाहूंगा। फॉरगिवनेस, माफी के बारे में एक बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज या साइकोलॉजिकली इसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है। जैसे मुझे एक आलिम है, उनकी बात याद आ रही है कि वो कहते, उन पर काफी तनकीद की जाती थी, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा ये जो मेरी सेहत का हाल देख रहे हो ये इसी वजह से है कि मैं अंदर ही अंदर, वो कहीं ना कहीं मुझे वो ये चीजें इफेक्ट तो कर रही होती हैं। तो ये प्राइस जो हम पे देखिए, करते हैं, इज इट वर्थ इट? आई थिंक दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सप्रेशन। ठीक है जी। सप्रेशन का मतलब ये होता है कि मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा है बट आई डोंट हैव अ गुड रीजन, लेट्स से पावरलेसनेस रीजन है उसकी। ठीक है। और मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया बिकॉज आई फील पावरलेस। अब अंदर जो मेरी बातचीत चल रही है, अंदर जो चल रही है, वो ये चल रही है कि ये काश मेरे पास ताकत होती तो मैं इसके साथ इसको ये बताता कि किस तरह से बदला लिया जाता है, और ये सब इस तरह से चल रही है। यानी शिकायत की नौयत की गुफ्तगू मैं अंदर कर रहा हूं अपने आप से। तो ये मेरे अंदर जो सप्रेशन है ये अच्छा असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैंने जो अपने अपनी इमोशंस को मैनेज किया है, वो पर्पसफुली मैनेज किया है, तो फिर वो कभी बुरा असर नहीं डालेगा। यानी इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो कभी इमोशनल सप्रेशन जो है वो मेरे ऊपर स्ट्रेस का बायस बनेगा, और इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो मुझे फुलफिलमेंट देगा। यानी फुलफिलमेंट इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को काबू कर लिया, क्योंकि मेरे सामने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। मैंने उस तक पहुंचना है, अपने आप को उधर तक पहुंचाना है। ठीक है। मैंने अपने आप को इस दुनिया की जिंदगी में एक एक स्टेप करके एलिवेट कराना है। ये सप्रेशन से नहीं होगा, ये शिकायतें पैदा होने से नहीं होगा। ये असल में इस चीज से होगा कि मैंने जो काम करना है वो अल्लाह के लिए करना है। ठीक है ना। ये इस चीज को जब आप रिफ्रेम कर लेते हैं, आप अपनी थॉट्स को रिफ्रेम कर लेते हैं, तो वही थॉट, वही एक्शन जो कि आपके लिए स्ट्रेस का बायस बन सकता था, वो अब स्ट्रेस का बायस नहीं बनेगा। इट इज बेसिकली योर कंस्ट्रक्शन। आपने उस एक्शन को कंस्ट्रक्ट किस तरह, आपने माफ कर दिया, इसलिए माफ कर दिया क्योंकि मेरे पास पावर नहीं थी, मैं उससे बदला नहीं ले सकता था। अब माफ करने का मतलब ये नहीं है कि वो माफ कर दिया जिस तरह से, माफ कर दिया का मतलब ये है कि मैंने अपने दिल से वो बिटरनेस खत्म कर दी। ठीक है। अब मेरे ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये कैसे खत्म की जाए, ये एक पूरा मौजूद हो सकता है, उसकी हजार रिफ्रेमिंग्स हो सकती हैं। मैं जिस तरह से गुजारिश की कि बुनियादी बात मैंने आपसे अर्ज की है कि मैं ये समझ लूं कि ये जो तकसीम है इंसान के वसाइल की, पावर की, ये खुदा की तरफ से है, और इस वक्त अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये पावर नहीं दी हुई है तो मुझे इस पर शिकायत नहीं करनी है, ये तो मेरी आजमाइश का हिस्सा है। इसके बाद बिटरनेस खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब मैं इसको खुदा से जोड़ूंगा तो बिटरनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको बेइंसाफी से जोड़ूंगा तो बिटरनेस ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, और वो जो ज्यादा बिटरनेस है वो मेरे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करेगी और मुझे बीमार कर देगी। ठीक।
हमने इंफरादी सतह पे तो बात की कि रद्दमल, माफी, इन सब चीजों की, लेकिन मैं कुछ माशरती सतह पे बात करना चाहूंगा। ये जो मूवमेंट्स हैं हमारी सारी, जैसे कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो गई, राइट्स मूवमेंट्स हो गई, आपको लगता है ये सारी मूवमेंट्स भी कहीं ना कहीं रद्दमल की नफ्सियात से ही इनिशिएट होती हैं, उसी से ड्रिवन है? क्योंकि इसमें जो इंसान के इमोशंस का पेंडुलम है उसको बैलेंस्ड कहीं नहीं रखा जाता, किसी एक एक्सट्रीम पर ये लोग चले जाते हैं। यानी वो एक्सट्रीम पर चले जाना जो है वो कोई एक वैल्यू होती है, आप एक वैल्यू को उठा के अपने सर पे बिठा लें और बाकी वैल्यू से इग्नोर हो जाए तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी वो जो इम्बैलेंस है उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इतना उठा दें, इतना उठा दें कि उसके नतीजे में सारी मॉरल जो लिमिट्स हैं वो खत्म हो जाएं, तो दिस वुड बी रॉन्ग। यानी एवरीथिंग हैज टू बी, देखिए मैं इस पे लोगों को ये बताता होता हूँ कि एवरी प्रिंसिपल, अगर आप सारे प्रिंसिपल्स को सामने रख लें तो वो खुद एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर कंपैशन भी एक प्रिंसिपल है और जस्टिस भी एक प्रिंसिपल है, फेयरनेस भी एक प्रिंसिपल है। ये जब हम कंपैशन के साथ मामला कर रहे हो तो कंपैशन को लिमिट क्या करे, फेयरनेस, जस्टिस, इसको लिमिट करना चाहिए। मैंने अपनी जात के लिए, अपनी जात की बड़ाई के लिए नहीं कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रिंसिपल है ये कि ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए तो साथ ही कंपैशन भी होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए तो साथ ही रिस्पेक्टफुलनेस भी होनी चाहिए। यानी ये सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आप इन सारे प्रिंसिपल्स को जब ले लेते हैं तो दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन आप इनमें से एक को उठा लें, ठीक है, तो उसके नतीजे में असल में जिंदगी, बेशक आप समझते रहे प्रिंसिपल बेस्ड है, वो टोटली इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। यानी मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। इंसाफ एक बेहतरीन वैल्यू है, बहुत ही अच्छी वैल्यू है, लेकिन इंसाफ बेसिकली ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम अपने दायरे में इंसाफ करना है और वहां पर भी इस्लाह के जज्बे से मामला करना है, कंपैशन के साथ इंसाफ करना है। जिस वक्त अदालत के अंदर यही चीज पैदा हो जाए तो उसके नतीजे में निजाम बिगड़ जाएगा। अदालत का काम कंपैशन शो करना नहीं है, उसका काम इंसाफ देना है। एक टीचर का काम इंसाफ देना नहीं है, उसका काम लोगों की इस्लाह करना है। यानी मुस्लिहीन भी सोसाइटी में पाए जाते हैं और मुनसिफीन भी सोसाइटी में पाए जाते हैं। मुनसिफ जो है वो अपनी अपनी पोजीशन के लिहाज से मामला करेगा, मुस्लिह जो है वो अपनी पोजीशन के लिहाज से मामला करेगा। लेकिन अगर मुस्लिह मुनसिफ बन जाए तो उसके नतीजे में भी बुराई पैदा हो जाएगी, और अगर मुनसिफ मुस्लिह बन जाए तो तब भी बुराई पैदा हो जाएगी। यानी वो कहे कि नहीं, इस आदमी ने कत्ल तो किया हुआ है, लेकिन इसकी इस्लाह के लिए हम इसको एक और मौका दे देते हैं। तो ये उसकी पोजीशन का तकाजा नहीं है। ही इज देयर टू गिव जस्टिस, नॉट टू प्रोवाइड स्ट्रेटजीज ऑफ इम्प्रूवमेंट। स्ट्रेटजी ऑफ इम्प्रूवमेंट बनानी है तो ये सोसाइटी में जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, सोसाइटी के जो टीचर्स होते हैं, इनको बनानी चाहिए। ये है वो जगह कि जिधर मुस्लिहीन का काम है। ठीक है ना जी। तो अपने काम अपनी 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 पोजीशन के मुताबिक बिहेव ना करना इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है बात आपकी। जब मूवमेंट्स भी चलेंगी तो जिस एक वैल्यू को पकड़ती हैं वो वैल्यू आउट ऑफ बाउंड्स हो जाती है, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है और बाकी वैल्यूज इग्नोर हो जाती हैं। ठीक। सर, डज टाइम हील एवरीथिंग? क्या वक्त सबसे बड़ा मरहम है? देखिए, आई डोंट आई मीन ऑब्वियसली एवरीथिंग। आपको अगर आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हो गया, एक जहाज का। पूरी दुनिया में ही फैल गई बात, अभी तक उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चलती भी रहेगी काफी अर्सा। आप इस तरह सोचिए कि वो जो पहला दिन था, उस दिन आपको जिस दिन ये खबर मिली और वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो यू वुड हैव थॉट अबाउट 100 टाइम्स ड्यूरिंग द डे अबाउट दैट इंसिडेंट। आपको किसी ना किसी पहलू से कोई किसी ना किसी ने बात कर दी, कोई खबर आ गई, कोई अखबार पढ़ लिया, कोई इंटरनेट देख लिया, आपको हर तरफ से वो इंफॉर्मेशन आ रही थी। And then what happened was the next day it was a little less and the next day it was a little less। और ये करता करता वो जो आपकी कॉन्वर्सेशन थी उस खबर के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी वो कम होनी शुरू हो गई। और ये हर चीज में ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके नतीजे में होता यह है कि जितना स्ट्रेस आपको पहले दिन हो रहा था उससे कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम इज नॉट, आई मीन टाइम, विद टाइम द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे
विल बिकम लेस इंपॉर्टेंट इन अ डे और 2 और 10 days। ये हो जाएगा, ये हो जाता है, और इसके नतीजे में वो फीलिंग होती है कि वो हील हो गया। ठीक है, ये हर एक में हो जाए। यानी देखिए, जिंदगी के आगे चलते जाना है ना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, खबरें भी आती हैं कि जिनके वालिदैन फौत हो गए। आज उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। फिर जिंदगी के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, उनके स्कूल शुरू हो जाएंगे, उनको जाना है। वो जो थॉट है एक तरफ की जो पीछे रह गई है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट वुड बी फेल्ट एज अ हीलिंग प्रोसेस। आप यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन लाइफ। जिंदगी में आपने अगर एक चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में ऑब्सेसिवली सोचना शुरू कर दिया, तो वो आपकी हीलिंग प्रोसेस में रुकावट डालेगी। आप उसके बारे में सोच कम करना शुरू कर दें, तो आपका हीलिंग प्रोसेस जो है बढ़ाना शुरू, बेहतर करना शुरू कर देगी। इसमें हील होना हम किसे कहेंगे? अपनी जो उस सदमे से पहले वाली हालत थी उसमें वापस जाना, या उस सदमे के बाद अपने आप को मजीद बेहतर करना? इन दोनों में से हील किस फॉर्म को कहा जाए? दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। यानी देखिए, दोनों ही सूरतें जो हैं, देख आई मीन, वापस तो मैं नहीं जा सकूंगा, यानी उसमें एग्जैक्टली वापस तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन मेरी फीलिंग, बिकॉज आई विल गेट इन्वॉल्व इन लाइफ। पहले मेरे पास एक 3 फैमिली मेंबर्स थे, अब 2 रह गए हैं। मैं जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, लेकिन मुझे उससे सीखना है, मुझे उस पर गौर करना है। ये किस तरह से ऐसे हो रहा है, क्यों इतनी इतनी लार्ज स्केल पे डेथ भी सामने आ जाती है, क्या मेरी जिंदगी क्या है? अभी आपने बात फरमाई कि मेरे पास तो अपनी एफर्ट के अलावा कोई चीज कंट्रोल में नहीं है। ये सब कुछ जो है, ये कुछ बड़े एस्पेक्ट्स की तरफ मुझे लेके जाता है। इंसान की जो रिफ्लेक्शन की एबिलिटी है ना जी, ये उसकी इंप्रूवमेंट के दरवाजे खोलती है। तो डेफिनेटली, आई मीन, आइडियली तो ये होना चाहिए कि मैं उससे बेहतर निकलूं। अब ये लॉस, ये सफरिंग मेरे लिए बेहतरी का बायस बन जाए। देखिए, वो विक्टर फ्रैंकल ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंसान के पास जब कुछ भी ना रहे ना, इख्तियार कुछ भी ना रहे, उसके पास तब भी एक इख्तियार होता है, और वो ये होता है कि मैंने इस सफरिंग को बर्दाश्त कैसे करना है। अच्छी तरह बर्दाश्त करना है या रोते हुए बर्दाश्त करना है। ये एटीट्यूड का इख्तियार उससे दुनिया की आखिरी लम्हे तक कोई नहीं ले सकता। कोई भी नहीं ले सकता। आपके ऊपर हाथी चढ़ा दिए जाए, एटीट्यूड आपका चेंज नहीं किया जा सकता। यानी आप अगर चाहें तो चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिस इज योर विल पावर कि जो आपके एटीट्यूड को डेवलप कर। मैंने मर जाना है, मैंने इस मौत को कैसे अप्रोच करना है, ये मेरा एटीट्यूड है। ये मुझे कोई नहीं चेंज कर सकता जबरदस्ती। ये मुझे इसको डेवलप करना है, इसको बेहतर से बेहतर करना है कि मैं आई विल अप्रोच लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। ठीक। आज का सर आखिरी सवाल, हाउ टू मूव ऑन। एक तो हमने बात की कि आप उस चीज को वक्त दें तो कुछ हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, या अपने आप को इंसान बिजी करे। इसके अलावा कुछ आप चीजें बता सकते हैं कि इंसान को कभी कोई सदमा पहुंचे तो उसको बस पीछे रख के उसको सरफे नजर करके आगे बढ़ा जाए? तो द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। आई थिंक मेक योर लाइफ वेरी वेरी मीनिंगफुल, मेक एवरी मोमेंट काउंट। आपकी जिंदगी का एक एक मोमेंट जो है, वो आपके लिए खुदा से इंटरेक्शन के लेंस से बने कि ये मेरा मेरा ये लम्हा मुझे मिला हुआ है, मिला हुआ है, मेरे पास है नहीं। वो जब तक मिला हुआ है, जब तक कि खुदा ने दिया हुआ है, मैंने इस एक एक लम्हे को यूटिलाइज करना है टू बी क्लोजर टू गॉड। मेक दिस अ वेरी बिग मीनिंगफुल प्रोसेस इन योर लाइफ कि मैंने एक एक लम्हे को, चाहे वो रेस्टिंग का मोमेंट ही क्यों ना हो, मैंने इस रेस्टिंग को भी इसलिए करना है ताकि मैं रिफ्रेश होकर तो फिर से एक मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ बढ़ूं। जिंदगी एट टिल द वेरी एंड, टिल द लास्ट मोमेंट विल रिमेन मीनिंगफुल। ठीक है, इफ यू मेक इट मीनिंगफुल। ये है जो प्रॉब्लम। जब आप मीनिंगफुल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो असल में इंसान कनेक्शन भी बनाता है, मोहब्बतें भी होती हैं, सदमे भी आएंगे, लेकिन मेरी डगर चेंज नहीं होती, मेरा रास्ता नहीं बदलता, इसलिए कि मुझे एक क्लियर मीनिंग नजर आ रहा होता है, एंड आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर मोर मीनिंग। ठीक है, आपने असल में अगर ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये लम्हा जो मेरे पास इस वक्त है, मैं इसको बेहतरीन यूटिलाइजेशन इसकी क्या हो सकती है, तो ये जो यूटिलाइजेशन है इसकी, ये इसको मीनिंगफुल बना रही है। किसी का फायदा कर सकता हूं मैं, कोई मीनिंगफुल काम कर सकता हूँ, कोई लेगेसी छोड़ सकता हूँ, एनीथिंग दैट आई कैन। मैं अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सकता हूँ। यू नो, ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू अप्रोच लाइफ फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, तो मेरा ख्याल है जिंदगी में सदमे आएंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये ईमान मेरा मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि हर आदमी का इस मामले में अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है,
मेरे लिए ये ईमान कि हम जो बिछड़ गए हैं वो उधर, वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गए हैं, और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। और मुझे ये उम्मीद और ये दुआ करनी है कि हम सब अच्छे और अच्छी डेस्टिनी, यानी हम सब इकट्ठे हों और अच्छी डेस्टिनी पे हों, एंड देन इट विल बी ओवर। आई मीन ये दुनिया की तो केमिस्ट्री यही है कि यहाँ पर चीजें आरजी हैं, इसमें रिश्ते भी आरजी हैं, इसमें लोगों ने चले भी जाना है, कभी हादसाती तौर पे चले जाना है, कभी बायोलॉजिकली चले जाना है, जो भी वजूहात बनेंगी, वजूहात बन जाएंगी। यहाँ पर कोई भी आदमी रहने के लिए नहीं आया। इट्स अ ट्रांजिशन जिसके अंदर हम हैं। उस ट्रांजिशन को जब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि डेथ को एक टैबू टॉपिक ना बनने दें। Death should become an everyday topic in our lives. कि no problem, I mean we are all going and this is the time we have. Don't make it a depressive topic कि अब मर जाएंगे यार फिर क्या होगा। नहीं नहीं, ये मसला नहीं है। मर जाएंगे, यहाँ पर दुनिया में किसी के भेजे से हैं, और वो उसने किसी मकसद से भेजा है, उस मकसद को ढूंढते हैं, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से चले जाना है। यहाँ की तकलीफें भी आरजी हैं, यहाँ की नेमतें भी आरजी हैं। इस अप्रोच से मेरा ख्याल है जिंदगी में बड़ी होप पैदा हो जाती है, मेरे लिए तो बड़ी होप पैदा हो जाती है जी। बाकी एंड थिंग्स डोंट रियली इम्पैक्ट सो मच आफ्टर दैट। होते हैं, इम्पैक्ट भी होता है, बट आई थिंक दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टरवर्ड्स। सर हमारा लास्ट सेगमेंट होता है जिसमें हम टॉपिक रिलेटेड एक कोट केस के सामने रखते हैं ताकि उसको आप मजीद उस पर तबसरा करते हैं, उसको डायसेक्ट करें। तो आज का कोट है टॉपिक रिलेटेड, मार्कस ऑरेलियस का कोट है, बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। बेसिकली प्रिंसिपल सेंटर्ड, यानी रिएक्टिव ना हो। मेरा ख्याल है कि ये, और मार्कस ऑरेलियस की जितनी बातें हैं मुझे तो दे ऑलवेज मूव मी अलॉट। ये जो स्टोइक्स थे ना, ये स्टोइक्स। जितने भी, इनकी बातें जो हैं ये बड़ी मूव मूव करती हैं मुझे। आई रियली फील दे टच माय हार्ट के। और इनमें से एक चीज ये जो मैंने अभी आपके साथ शुरू में शेयर की थी कि अपने आप को अपनी जिंदगी को रिएक्टिवनेस से बचाएं। तो ये जो आपने स्टेइंग पढ़ी है ये एग्जैक्टली वही है कि मुझे अपने अपने दुश्मन को रेसिप्रोकेट नहीं करना है। आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक माई एनिमी, आई विल स्टैंड माई ओन ग्राउंड, बहुत इंशाल्लाह। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके बात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।